हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडुहैप और आज हम करने जा रहे हैं 10 सीबीएसई ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन अवर फटाफट सीरीज। तो यस, आई एंड शुभम सर हैव डिसाइडेड कि भाई अब थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ाना है एसएसटी में तो हमको थोड़े चैप्टर करने होंगे। सो आई एम स्टार्टिंग और आप बताना कि भाई अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ज्यादा सोचना नहीं, बताना मुझे। ओके, वैसे हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आई नो चैप्टर छोटा है, आई टेक सम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा इसके अंदर जो भी है और ये अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, दैट आई एम श्योर। ओके, अच्छा, सबसे पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अबाउट द चैप्टर। तो यहां पर आप समझ सकते हो ज्योग्राफी में जब आप पढ़ रहे हो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स यानी क्या होता है? रिसोर्स मतलब हमने ये तो पढ़ा है कि भाई कोई भी चीज जो हमारे आसपास में है जो हमारे काम आ सकती है, एनीथिंग जो हमारे काम आ सकती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं, है ना। अब ये भी बात है कि ज्योग्राफी के हिसाब से कर रहे हो, थोड़ा सा बाकी कंटेक्स्ट को भी समझना जरूरी होगा, है ना। डेवलपमेंट ऑब्वियसली वी वांट कि भाई हमारे आसपास की चीजों को हम डेवलप करें, हमारे सराउंडिंग को हम डेवलप करें, है ना, हम डेवलप हो। तो बेसिकली ये सब चीज हो पाएगा पहले रिसोर्स वाले कॉन्सेप्ट से यहां पर देखते जाओ। सो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। यहां तक वैसे रिसोर्स जो है डेफिनेशन उसका पूरा हो जाता है, बट उसके बाद क्या दिया देखो, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये बहुत प्यारी बात है और ये आपको डेफिनेशन में ज्योग्राफी में ये चैप्टर में लिखना ही होगा, ठीक है। कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल में आ सकती है बशर्ते कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। मतलब क्या, आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो कि आप उसको आसानी से यूज कर सको, उसको यूज कर सको, है ना। मैंने तुमको बोल दिया कि भाई जमीन में यहां से अगर तुम 500 किलोमीटर अंदर जाओगे, ठीक है, या 100 किलोमीटर अंदर जाओगे, तुमको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अंदर जाओगे तो वहां पे तुमको बहुत बहुत सारा सोना मिलेगा। ऐसा कोई कुछ भी बोल देता है कि ना यहां पर तुमको खजाना मिलेगा, ये वो मिलेगा, पर अगर तुम्हारे पास वाकई में टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस करने की, अगर नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तुमको बोला जा रहा है कि हाँ अभी यहां से अपन धरती पे रहते ना, दो प्लैनेट आगे, उधर जाओ, आगे फटाफट जाओ वहां पे, और खाली सोना ही सोना, प्लैटिनम ही प्लैटिनम भरा पड़ा है वहां पे, है ना, हीरे जवाहरात है। तुम कहां जा रहे हो? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो तुमको इजीली वो करा सके, है ना। सो बेसिकली कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल में आ सके, है ना, हमारे इस्तेमाल में आती है और हमारी टेक्नोलॉजी उसको एक्सेस कर सकती है ना। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल। अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है, तुमको मैं एक चीज दे रहा हूं, तुम्हारा चार्जर खराब हो गया, मैं तुमको एक चार्जर देता हूं और वो 35 करोड़ का है। तुम कोई ऐसा चार्जर लेने जाओगे जो 35 करोड़ का होगा? ऑफ कोर्स नॉट। दैट इज अ रिसोर्स, बट वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए भाई, है ना। तुमको एक तुम्हारे एक मशीन का बड़ा सा, एक बड़े मशीन का, है ना, तुम्हारा समझो एक बहुत बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसका एक बहुत ही भयंकर मशीन है जो तुमने कहीं जर्मनी से कहीं से मंगाया था या जो भी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आया ही नहीं, ठीक है। और अब ऐसा है कि लकीली वो हिस्सा मेरे पास है। तुम आते हो, बोलते हो कि ठीक है मेरे को वो दे दो, आप जो भी अमाउंट होगा ले लेना। मैं बोल रहा हूँ वो अमाउंट ठीक है, आप 500 करोड़ दे दो, आप देने वाले हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहां पर बात यही है कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए वो जो यूजेबल चीज है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना। हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जरूरी है भाई। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बहुत खनिज है, मिनरल है, इस बगल में एक मंदिर है और या मस्जिद है या कोई भी एक देवालय है, और उसके नीचे मान लो, मैं बोल रहा हूं कि जस्ट नीचे उसके बहुत खजाना है, ठीक है। उसको खाली खोदना पड़ेगा, मंदिर को हटाना पड़ेगा या देवालय को हटाना पड़ेगा या मस्जिद को हटाना पड़ेगा। क्या हमारा जो कल्चर या हमारा समाज उसको अलाउ करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेसिकली बात यही है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। किसी जानवर को, कोई एक जानवर है जिसको बोला जा रहा है कि उसकी बॉडी में कुछ बहुत ही कीमती, बेशकीमती चीज है, ठीक है, तो क्या आप उस जानवर को मारते जाओगे? ठीक है, ऑब्वियसली नॉट।
तो इसलिए रिसोर्स तभी कहा जाता है जब वो ये 3 क्राइटेरिया को पूरा करता है। थोड़ा टाइम लिया बट ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद रिसोर्स को क्लासिफाई इस चैप्टर में बहुत अलग अलग ढंग से किया गया है। एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख लो कि रिसोर्स को मैं 2 तरीके से 2 पार्ट्स में पहले ले जा रहा हूं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। मतलब एक जो हमारी बिना इन्वॉल्वमेंट के जो चीज एग्जिस्ट करती है वो नेचुरल रिसोर्स हुआ, और जो हमारे इन्वॉल्वमेंट के ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट से आई वो ह्यूमन रिसोर्स हुआ, या बेसिकली ह्यूमन वाली कैटेगरी में डाल रहा हूं। ह्यूमन वाली कैटेगरी में भी क्या क्या आएगा, तो उसके 2 पार्ट्स हो गए। एक हो गया स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो तुमने टेबल चेयर जो बिल्डिंग जो तुमने बनाई वो सब भी रिसोर्स ही है ना। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो भी कुछ तुमने बनाया वो भी रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो अब हम खुद ह्यूमन भी एज ए रिसोर्स ही है ना। इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है मानते हैं, पर दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज रिसोर्स। वी हैव सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, है ना, तो वो रिसोर्स है। ज्यादा काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, तो उससे क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। इसका यह मतलब नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, ओके, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन जो काउंट है दैट इज ऑल्सो रिसोर्स। इतने सारे ह्यूमन मतलब उतना ज्यादा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। पर एक और चीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी भी बहुत मायने रखता है। कि अपने पास इंडिया में मान लो या बहुत लेबर्स हैं, पर क्या वो स्किल्ड लेबर्स है, क्या वो मेरा वो काम जो मैं चाहता हूं उस मशीन से क्या वो हो सकता है। तो क्वालिटी भी उतना ही अहम होता है ह्यूमन रिसोर्स में। वी ह्यूमंस आर अ रिसोर्स, ठीक है, जो हम यहां बता रहे हैं। इसमें भी कितने लोग काम करने वाले हैं वो क्वांटिटी हुआ, और उनकी क्वालिटी क्या, कितने एजुकेटेड हैं, कितने स्किल्ड है, वो क्वालिटी हुआ, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। नेचुरल वाले में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। भाई जो रिन्यू कर सकते हो वो रिन्यूएबल है, ठीक है। जो रिन्यू नहीं हो सकता, सर क्या रिन्यू नहीं हो सकता? क्या तुम सोना या लोहा क्या तुम बना सकते हो आउट ऑफ नथिंग? क्या तुम ऐसा कोई फैक्ट्री बना सकते हो जिसमें सोना बनाया जा रहा है? नहीं, ठीक है। तो सोने के एटम थोड़ी बनेंगे यार, तुमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। तो ये जो मेटल्स है, दे आर मेटल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, मिनरल हो गया, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार जो तुमने फ्यूल जला दिया, पेट्रोल तुमने जो फूंक दिया, क्या वो वापस उस धुएं से वापस पेट्रोल बनेगा? नहीं, ठीक है। सो दैट इज नॉट नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। पर नॉन रिन्यूएबल भी 2 कैटेगरी है, एक जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं और एक जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स को रिसाइकिल नहीं कर सकते, पर यस मेटल को रिसाइकिल किया जा सकता है। ऑल्दो मेटल इज नॉन रिन्यूएबल, वापस रिन्यू पर रिसाइकिल तो कर सकते है ना। देन कमिंग टू रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में जिसको रिन्यू कर सकते हैं अपन, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा, वैसे फिलहाल हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं। सो रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो, मतलब बेसिकली जिसको हम ये ऐसा है कि ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसको तुमको 1 दिन भी रुकना नहीं है, 5 दिन भी रुकना नहीं है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। सो दैट इज जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गई, दैट इज विथ यू ऑलवेज, है ना, हमेशा ही रहता है तुम्हारे पास अवेलेबल। तो ये कंटिन्यूअस है। और एक जो थोड़ा टाइम के लिए विलुप्त हो सकता है ना, जैसे कि जो तुम्हारा फ्लोरा एंड फाउना है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो वो सब क्या है, वो बायोलॉजिकल वाली कैटेगरी में आया। एंड भले ही वो रिन्यूएबल है, पर उसको वापस आने में टाइम लगता है ना। मान लो एक पेड़ काट के तुम लोग कुछ बना लिया, उसको यूज कर लिया, तो वापस से उतना बड़ा पेड़ उगाने में तुमको वो 10, 12, 15 साल लगेंगे ना, ठीक है। अच्छा, पेड़ से याद आया, सबसे बड़ा पेड़ दुनिया का कौन सा है बताना अभी जो है, और सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी है, गैस चेक करना, बहुत मजेदार। इसके बाद आते हैं हम, वही मैंने बताया कि भाई अपन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो रिन्यूएबल की बात करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट रिड्यूस्ड ड्यू टू यूज एंड व्हिच कैन बी रिपीटेडली यूज्ड विदाउट फियर एंड एग्जॉशन। इसको यूज करने के टाइम पे अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमने विंड मिल लगा दिया, और विंड मिल से जो एनर्जी तुम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट बेसिकली इज लाइक कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो तुमको एनर्जी सेव करनी है, ठीक है, एनर्जी को हम, है ना, क्राइसिस वाला कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, भले सेव करनी है, पर फिर भी ये कैसे कंटिन्यूअस फ्लो, उतना दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, है ना। ऐसे ही सोलार पैनल लगा दिया, ठीक है, तो दे आर लाइक कि वो तुम्हारे पास हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, रिपीटेडली तुम्हारे पास रहने वाला है, ठीक है। विदाउट फियर एंड एग्जॉशन आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स।
दे कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, कोई यहां पर उसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू किया जा सकता है। इसमें दो कैटेगरी याद होगा आपको, एक जो कंटिन्यूअस वाला है और एक जिसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे बायोलॉजिकल वाला होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, वाटर आर फ्लो रिसोर्सेज हुज स्टॉक इज कंटिन्यूअस एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, यहां पर देख लो, बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल मे बी टेम्परली डिमिनिश्ड, है ना, जैसे मैंने बताया प्लांट, एनिमल, उनको वापस उत्पन्न करने में टाइम तो लगेगा ही ना, बट मे बी रिन्यूड अगेन बाय नेचुरल प्रोसेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना। अगर हम बोलते ना एफॉरेस्टेशन करो, है ना, सॉइल का इरोजन जो हम चैप्टर में देखेंगे, तो क्या है वो भाई, पेड़ को सब काट ही दिया तुमने अगर, तो फिर उसको वापस आने में टाइम, तब तक तुमको तुम्हारा जो यूज है वो कहां से होगा, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बायोटिक रिसोर्स, ओके ये कर लिया हमने। एग्जांपल्स इसके विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एटसेट्रा। ये तो हो गया रिन्यूएबल। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो रिन्यू जो नहीं किया जा सकता, सब्सटेंसेस हुज स्टॉक गेट्स रिड्यूस्ड एंड आर ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड विद द यूज आर टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको, है ना, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट, दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और रिकवर्ड। ठीक है, दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और रिकवर्ड। एग्जांपल देख लो ना तुम सीधे, पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल, इनको अगर एक बार यूज कर लिया तो उसको रिटेन करना, वापस लाना उसको, है ना, उस धुएं में से कहां से पेट्रोल लाने वाला, तुम जला दिया उसको, ठीक है, खत्म हो गया वो, वैनिश, टाटा बाय बाय, ऐसा। दिस क्वांटिटी इज मोर और लेस फिक्स्ड बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो देयर क्वांटिटी इज मोर और लेस फिक्स्ड, क्वांटिटी उनका फिक्स है, और जिनको वापस से ऑब्टेन करना है, तुम बोलो सर कोल, पेट्रोल, मिनरल, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा टेम्परेचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सम मिलियन ऑफ ईयर में वो बना है, तो वापस बन जाएगा, पर मिलियन ऑफ ईयर लगेगा यार। तभी तो इसको हमने क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल में लिया। तुम थोड़ी जिंदा रहोगे, तुम्हारा कितना पीढ़ी निकल जाएगा उसको बनने में, राइट। एग्जाम्पल्स फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, है ना, मिनरल्स एटसेट्रा। आगे देखें, अब यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया हमने अभी देखा कि भाई रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एक तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया। एक और तरीका है क्लासिफाई करने का रिसोर्स को, बेस्ड ऑफ ओनरशिप, कि भाई किसके हक में है वो रिसोर्स। ठीक है, क्या वो किसी पर्सनल इंसान के नाम पे वो जायदाद है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। क्या वो किसी कम्युनिटी का है ना, मान लो कम्युनिटी हॉल या गार्डन या पार्क, ठीक है, तो वो कुछ कम्युनिटी का हुआ हो, तो दैट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स। एक तालाब है मान लो जो पूरे गांव का है, ओके। नेशनल रिसोर्स वो है जो देश का है, तो बेसिकली मान लो मेरा घर है, ठीक है, मस्त बाउंड्री लगी है, तो क्या वो नेशनल रिसोर्स नहीं है, वो तो इंडिया का ही है। भले हमने खरीदा है, पर क्या वो इंडिया के दायरे में तो इंडिया का ही है वो, है ना। तो हर रिसोर्स जो किसी देश के अंदर है, भले तुम्हारा वो ओनरशिप हो या कम्युनिटी का हो, पर वो नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ कंट्री आर नेशनल रिसोर्स। ठीक है, एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड डिवीजन एंड दी पॉलिटिकल टेरिटरीज। ठीक है, तो कई, मतलब जो भी तुमने देखा होगा, माउंटेन्स है या कुछ मतलब कोई नदी है, सो दे आर ऑल नेशनल रिसोर्स। नदी थोड़ी ना किसी इंसान का हो सकता है, मेरी नदी है, गंगा नदी मैंने खरीद ली है, ऐसा कौन बोलेगा? दैट इज अ नेशनल रिसोर्स, राइट। इंडिविजुअल ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसा मान लो तुमने एक बिल्डिंग खरीदा या एक घर खरीदा, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स, पर उसका टैक्स तो तुम भरते ही हो सरकार को, तो बेसिकली तुमने खरीदा ही नहीं है, तो खरीदो ही नहीं, तो यहां पे हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स भी होते हैं भाई। अच्छा, एक और बात, जो समुद्र के बारे में भी एक जिक्र किया हुआ है कि जो ओशंस होते हैं, सी होता है, तो 12 जो नॉटिकल माइल्स, दैट इज 22.2 किलोमीटर के दायरे तक, है ना। जैसे मान लो ये अपना इंडियन पेनिनसुला रीजन हो गया, गुजरात एंड दिस एरिया। अब यहां पर जो तुम्हारा अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो ये जो पानी का वाटर बॉडी जो भी है, क्या वो पूरा पानी हमारा, इंडियन ओशन क्या पूरा हमारा है, क्या अरेबियन सी हमारा है, या अरब का है, किसका है? तो ये बताओ, ये ध्यान रखना कि भाई अगर तुम्हारे किसी कंट्री के आसपास में, किसी नेशन के आसपास में अगर वाटर बॉडी आ रही है या सी या ओशन आ रहा है, तो
उसके लैंड बाउंड्री से लेके कितना पानी उसका है, वो 12 नॉटिकल माइल जो है उसका, माइल से 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर होता है। 1 nautical mile is little more than your mile. 1 nautical mile is 1.85 अराउंड 1.85 किलोमीटर तक होता है। तो यहां पर 12 नॉटिकल माइल तक ये इस देश का, जैसे हमारा इंडिया का हो गया ये। इसके बाद का क्या है सर, इसके बाद का 12 नॉटिकल माइल के बाद क्या, या 22.2 किलोमीटर के बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो है ना, ये कितना रेंज तक, 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर तक, या कितना 200 नॉटिकल माइल है कि 200 किलोमीटर बताना। तो वो आता है आपका एक्सक्लूसिव, 200 किलोमीटर दिया है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, जो एक्चुअली आसपास के जो कंट्रीज है वो अपने नेगोशिएशन से वो यूज कर सकते हैं, चाहे उसका पानी हुआ या कोई रिसोर्स हुआ, वो अपने नेगोशिएशन से यूज कर सकते हैं। पर बियॉन्ड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद में जो वाटर है, जो नदी बोल रहा हूं मैं, ओशन या सी जो है, वो वाला अब वो किसी देश का नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, जिसको इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जो अभी के लिए तो वही है, ठीक है, जो उस चीज का देखरेख करती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कंट्री है, तुमने चाइना का भी सुना होगा कि वो साउथ चाइना के ऊपर वो पूरा अपना एक अलग आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है, ऐसा वैसा। सो दैट इज एक तरीके से देखा जाए तो सही नहीं है। अगर वो इस दायरे से बाहर आता तो इंटरनेशनल, यार तुम ऐसा कैसा कर सकते है ना, नुकसान पहुंचा रहे तुम एनवायरमेंट को। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब हम ये तो हमने देख लिया ओनरशिप के हिसाब से, अभी रिसोर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हमारे लिए वो कितना अवेलेबल है फॉर टू यूज, राइट। तो यहां पर जैसे देखिए पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व्स। तो भाई पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं? दे आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, वो है तो, पर उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। कैसे सर? जैसे मान लो कि हमारे सोलार एनर्जी या विंड एनर्जी, ठीक है, अपने पास है बहुत अच्छी तादाद में, वेव वाली एनर्जी है तो बहुत, पर उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो मतलब उतनी पोटेंशियल है ना। हमारा इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, एरिया वाइज देखिए तो 3.28 है ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, एरिया वाइज अगर हम देखें, और उस हिसाब से अगर बात करें तो हमारा बहुत सारा हमारे पास स्कोप है कि हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, पर उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं हम अभी। ठीक है, विंड को हम यूज कर सकते हैं, उतनी विंड मिल लगा ही नहीं है ना। सो दैट इज ऑल व्हाट, पोटेंशियल है अपने पास, है ना, पर अभी इस्तेमाल में नहीं लाया उसको। देन वी हैव, है ना, बोलते ना इस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है यार, कर तो बहुत कुछ कर सकते। ऐसे इंडिया के पास पोटेंशियल स्कोप बहुत है। अगर लैंड ही कम होता, हमारा एरिया ही कम होता तो पोटेंशियल कम होता, सोलर पोटेंशियल कम होता, सोलर पोटेंशियल ज्यादा है अपने पास। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री की बात, कंट्री बोल रहा हूं, डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें, आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब समझो कि ऑलरेडी उस रिसोर्स को काम में ला दिया गया है, मतलब वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट। जैसे अपना हम कोल हो गया, है ना, हमारे जो मिनरल्स हो गए जो हम यूटिलाइज में लाया, दे आर बीइंग यूज्ड। तो बेसिकली वो क्या हो गया, डेवलप्ड रिसोर्स में आ गया। इसके बाद स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक मतलब क्या भाई, मेरे पास बहुत, बोलते ना यार मेरे को ना 4 बॉक्सेस भिजवा दे, वो बोलेगा हाँ भाई मेरे बहुत स्टॉक पड़ा है, स्टॉक है। तो यहां पर भी क्या है, स्टॉक मतलब क्या, हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट दे डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। ठीक है, मतलब अब यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल और स्टॉक में इतना फर्क है कि वो यूज में नहीं लिया जा रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी है, पर अभी यूज में नहीं लिया जा रहा, मे भी आगे लिया जा सकता है। ठीक है, तो सोचा चलो आगे यूज कर ले। यहां पर क्या है, यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, उसी में फेल हो जा रहे हैं। ओके, मतलब मान लो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल डीजल जो है वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, आप पानी वाली अपन गाड़ी यूज कर लेते हैं। तो पानी वाली गाड़ी में क्या होएगा कि आपको उसमें एक ऐसा मशीन लगा रहेगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करेगा, हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा, मस्त चलेगी गाड़ी। तो मस्त हम घर पे जाएंगे, थोड़ा सा कहीं रुके दुकान पे, पानी पिया, थोड़ा उसमें टंकी में डाल दिया और गाड़ी भी चल रही है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली अभी उतना फिजिबल नहीं है अपने लिए।
हो सकता है आगे जाके मस्त यही चीज होगी, जो आज मजाक लग रहा है तुम हंसे रहेंगे, उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए फिलहाल उसको यूज में नहीं लिया जा रहा, तो वो स्टॉक हुआ। अब क्या हुआ, अगला है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या है, कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ये क्यों, देखो नाम ही इसका रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ खाना, आप अपन घर पे भी जो राशन भराते हैं तो क्या करते हैं हम, क्या हर दिन थोड़ी ना हम दुकान पे जा रहे हैं और फिर हम बेसिक चीजें ला रहे हैं, है ना, हम लाके कुछ चीजें रख देते हैं जो हो सकता है 1 महीना या 2 महीना, है ना, वो चले। तो दैट इज व्हाट, कोई किसान भी है तो क्या करेगा, अपने लिए वो अनाज उगाएगा भी तो पहले अपने लिए रख लेगा, फिर वो बेच देगा। तो अपने लिए थोड़ी ना 1-2 दिन ही रखेगा, वो थोड़ा रिजर्व में रखेगा अपने पास। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब वो रिजर्व अलग सेंस में बता रहा हूं। यहां पर भी जो रिजर्व है उसका कॉन्सेप्ट उसका वही है कि भाई इंडिया के पास भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो टेक्नोलॉजी भी है, यूज भी, उसका कुछ पार्ट यूज भी अपन ने कर लिया, वी आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ रिसोर्स, बट उसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि आगे के लिए रखा है उसको। दैट इज कॉल्ड रिजर्व, है ना। जैसे तुमने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो रशिया ने कुछ रिसोर्स अपने पास रिजर्व करके रखे थे, भाई वॉर चल रहा है कोई दे ना दे, ठीक है। सो दैट इज रिजर्व बेसिकली। ओके, आगे चलते हैं। आई होप कि यू आर फीलिंग इट लाइक थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिवाइज हो रहा है। आगे देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में अब आप समझ लो कि क्या क्या बातें होंगी। तो यहां पर मेजर प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा है नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। तो यहां पर रिसोर्स को डेवलप करने की बात करी गई है, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पहले आप ये समझ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें बिना एनवायरमेंट को दिक्कत दिए या एनवायरमेंट को लीस्ट दिक्कत दिए और फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए कोई डेवलपमेंट की जाए। मान लो तुम आज सारा रिसोर्स यूज करके तुम बहुत बड़ा एक कुछ मतलब ताजमहल जैसी कोई चीज तुम बना ले रहे हो ऐसा कुछ, या अपने देश को बहुत एकदम चमक धमक, है ना, एकदम बना ले रहे हो, पर आगे की जनरेशन को अगर उस कोई ना तो कोई एनर्जी छोड़ रहे हो, ठीक है, उनके लिए, बल्कि तुम ऐसा इतना पोल्यूशन कर दिया कि वो रह नहीं सकते, वो जी नहीं सकते, तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो तुम डेवलप भी कर रहे हो लेकिन साथ साथ रिसोर्स को बिना क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट किए, एनवायरमेंट को बिना एक्सप्लॉइट किए, और जो फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से डेवलपमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखो यहां क्या बोला है, मेजर प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या प्रॉब्लम्स है और क्या नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये तुम इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ लेते हो, सुन लेते हो कि भाई जो 98% प्रॉपर्टी है, ऐसे सुनते हो ना तुम, 80% जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास, 2% लोगों के पास है, और जो 2% पैसा है वो बाकी 20% लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, ये जो बड़ा इम्बैलेंस है, डिफरेंस है, इसकी ये रिसोर्स में भी यही चीज हो रही है ना। बेसिकली अगर पैसे का डिवीजन वैसा तो रिसोर्स का भी वैसे ही है कि रिसोर्सेज जो है कुछ लोगों के पास भर भर के उनको हैव्स के कैटेगरी में डाल दिया, किसके पास है ही नहीं, ठीक है। किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो पेट्रोल डीजल से लेके हर चीज, या पानी, सिर्फ पानी का एग्जांपल लेते हैं कि कुछ सोसाइटीज, कुछ कॉलोनीज ऐसी है जिनको 24 घंटा पानी आ रहा है, ठीक है, उनके घर में हर जगह पे पानी का कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसा कम्युनिटी या कुछ ऐसा एरिया है जहां पर समझो 100 लोगों का घर है और उसके अंदर एक ही नल लगा हुआ है, या 20 लोगों का घर है और एक ही नल लगा हुआ है। तो यानी क्या, ये इनबैलेंस है, ठीक है, ये रिसोर्स का सही प्लानिंग नहीं है, ठीक है। दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, राइट। इसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। अगर सही तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, अगर मतलब बोलते ना बेधड़क तरीके से बिना सोचे समझे रिसोर्स को तुम एक्सप्लॉइट करके यूज करते जा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ही आगे या एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह बन सकता है। फाइनली एनवायरमेंट का हिस्सा तुम हो।
सो चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें या लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, ये सब कैसे हो पाता है? जब हम रिसोर्स को सही यूज नहीं करते हैं, हम उसको मॉरली यूज नहीं करते, हम उसको सोच समझ के यूज नहीं करते, राइट? इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग नीडेड फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऐसा प्लानिंग की जरूरत है जो हर एक, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, हर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, प्लांट एनिमल सबके लिए जो फायदेमंद हो, ऐसा डेवलपमेंट का जरूरत है, बेसिकली एनवायरमेंट के लिए, ठीक है? ऐसे ही डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, या ऐसे ही ग्रोथ को, राइट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मैंने ये चीज ऑलरेडी बता दी है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हैड हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील है, ऑफ कोर्स। 1982 में पहला अर्थ समिट हुआ, ऐसी मीटिंग हुई जिसमें 100 कंट्रीज ने एक पैक्ट या कह सकते हो एक ऐसी चीज पे साइन किया जिसकी वजह से अर्थ जो है वो आगे के लिए जिंदा बचे, एनवायरनमेंट बचे, ठीक है? अटेंडेड बाय 100 कंट्रीज, और उस जो एजेंडा है सेट किया गया, जो उसमें फाइल जो पॉइंटर्स बनाए गए, ठीक है, उस सेट को क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। व्हाट इज एजेंडा 21? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? एजेंडा 21 नाम क्यों दिया है? 21st सेंचुरी जो है वो ऐसा सेंचुरी हो जिसमें हमने जो भी पुराने हार्म किए हैं, जो अब हम हार्म कर रहे हैं अपने मदर नेचर को, उसको हम कम कर सके, और भी कुछ चीजें उसमें। तो एजेंडा 21 अडॉप्टेड टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, इसका सबने शपथ लिया, साइन किया गया बाकायदा कि तुम डेवलपमेंट के नाम पे तुम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करोगे, तुम कार्बन का फालतू एमिशन नहीं करोगे, ठीक है? ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा और क्या है? कॉम्बैट पॉवर्टी एंड डिसीज। तो सिर्फ यहां पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, इसके साथ साथ पॉवर्टी और डिसीज से भी कैसे लड़ा जाए, इसके लिए सबने वो चीज साइन करी जिसको बोलते हैं एजेंडा 21, 1992। और कहां की बात है भाई? ब्राजील, जिसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, रियो डी जेनेरो में, ठीक है? और यहां पर अपन अब बात करते हैं बेसिकली आगे। सो नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है? ओके, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्स एंड डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ऐसे जगह हैं जो एक चीज में रिसोर्स अच्छा है, वहां दूसरा टाइप का रिसोर्स कम है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। पानी बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान इज अबंडेंस इन सोलार एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्स। तो वहां पर सोलार और विंड तो बहुत है पर वाटर रिसोर्स कम है। तो ये अनइवन बैलेंस जो है वो रहता ही है। अब हमारा जीत किस में होगा कि हम उसको सस्टेनेबल वे में उसको थोड़ा इवन बनाएं, कि जहां पर पानी है उधर से प्रॉपर जो कैनल सिस्टम और ये सब बना के, जहां नहीं है वहां पर पहुंचाया जा सके। यही चीज हुई है राजस्थान में, जो सही प्लानिंग से हुई है, और जिसकी वजह से वहां पर काफी अच्छा इरिगेशन हो डेजर्ट होने के बाद भी इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर हो पाता है, राइट? आगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो यहां पर रिसोर्स की प्लानिंग जो है उसकी बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 प्रोसेस, ठीक है? पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। तो भाई अपने पास क्या क्या रिसोर्स है, पहले वो आइडेंटिफाई किया जाना, और उसको इन्वेंट्री मतलब क्या? उसका लिस्ट डाउन, जॉट डाउन करना, पॉइंट्स बनाना, भाई अपने पास कितने कितने रिसोर्सेज, उसका पूरा लिस्ट बनाना। आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। दूसरा है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब वो लिस्ट बना लिया, उसके बाद भाई एक सही प्लानिंग बनाओ जिससे उसको इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, ठीक है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है? हमारे नेशनल डेवलपमेंट, अच्छा वो एजेंडा 21 में भी ना एक और बात याद रखना उसके अंदर, कि वो भी ऐसा नहीं बनाएगी कि हाँ भाई 100 कंट्री आए, उन्होंने मजे में वहां थोड़ा पार्टी शार्टी की और फिर वो साइन कर दिया और चले गए, और नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट हो रहा है। वो लोकल लेवल पे कैसे एजेंडा 21 को सेट किया जा सकता है, ये वहां पर बातचीत हुई। और ये लोकल लेवल पे जब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो अपने आप नेशनल और अपने आप इंटरनेशनल लेवल पे होगा। सो दैट वाज वो ग्लोबल लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लॉजिक वहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है? उसके आगे फाइन। सो 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद
पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, वो सरकार जो है हर 5 साल में वो देती रहती है और उसी के अनुसार डेवलपमेंट होता है। ऐसा रैंडमली कुछ भी डेवलप नहीं होता। और तो हमको रिसोर्स का भी जो प्लानिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग करना होता है या उसी के अकॉर्डिंग मैच करते हुए होता है, राइट। इंडियन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। कि भाई हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, इंडिया का जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से प्लान होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का क्या क्वालिटी है, कितना स्किल है, उस पर प्लान होता है, और हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है, पहले के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके, ठीक है, रिसोर्स का प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, कभी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ा, पानी कम ज्यादा, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, राइट। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस वाइटल यानी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, है ना। रिसोर्स को कंजर्व करना, है ना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, वेस्टेज ना करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। और इरिगेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, इरिगेशन बोला मैंने, सॉरी, इट इज इरैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। इरैशनल कंजम्पशन मतलब वही है कि कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कोई बिल्कुल जिसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ओवर यूटिलाइजेशन, हद से ज्यादा, तुम अगर कोई देश है, मान लो बहुत पैसा उनका, वो बहाया जा रहा है, वो पोल्यूशन किए जा रहा है, so that is also that will lead to socio-economic and environmental problem. Environmental problem तो होगा ही, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगा। भाई तुम हद से ज्यादा तुम पैसे को फूंक रहे हो, ठीक है, रिसोर्स यूज करो मतलब पैसे को फूंक रहे हो, और उसके बाद सोशल प्रॉब्लम भी होने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करें लैंड रिसोर्सेज की, तो आप पहले समझ लो कि भाई हमारा जो इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव अराउंड, सबसे ज्यादा अपने पास क्या है, प्लेन, 43% प्लेन है, ठीक है। स्ट्रक्चर रिलीफ की बात हो रही है, रिलीफ फीचर्स की बात हो रही है, सो प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन, बराबर ना। तो हमारे पास 43% प्लेन है, इसलिए काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद माउंटेन कितना है, 30%, और सबसे कम प्लेट्यू है 27%, ठीक है। दक्खन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू सुना होगा तुमने, यहाँ पर वही देखेंगे अपन, ठीक है। सो देखो रिलीफ फीचर का जो हम बता रहे थे, सो बेसिकली वी हैव प्लेन कवरिंग 43%, माउंटेन 30%, प्लेट्यूज 27%, एंड पोजेस रिच रिसोर्सेस इन ऑल दी, हमारे हर तरह के, चाहे प्लेन हो, माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, दे आर फुल ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। इसके बाद स्पेशली प्लेट्यू में बहुत खनिज पदार्थ या क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, लैंड परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है लैंड से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, भाई हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, ऑब्वियसली लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हर चीज लैंड से जुड़ी हुई है भाई, ठीक है। चाहे तुम कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हो, है ना, मोबाइल के टावर लगाते जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट के रोड, रेलवे कुछ कर रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, तो वो सब लैंड रिसोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब काफी, जब मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। रिसोर्स में अगर कोई बहुत ही यूटिलाइज करने वाला रिसोर्स है तो वो लैंड रिसोर्स, जिसके ऊपर ही तुम हर चीज, हर बुनियाद बनाते हो, राइट। इसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन, तो यहां पर लैंड जो है वो किस किस फॉर्म में यूटिलाइज है, वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है कुछ लैंड एरिया कवर करता है। इसके अलावा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, इसका मैं ग्राफ दिखा दूंगा आगे, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, देखो यहां पर बैरन और वेस्ट लैंड मतलब क्या है, जो कल्टीवेशन यहां पर हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लो कोई लैंड है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, या ऐसा खतरनाक रॉकी माउंटेन है जिसपे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो वो सब क्या है, वो कोई काम नहीं हो सकता, बेसिकली बैरन और वेस्ट लैंड है, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स आर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, ठीक है। इसके पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कौन सा होता है, जो घास, लंबे लंबे घास है, और वो चरवाहे जो है वो उसको गाय भैंस वहां पर घास जो है वो खा पी सकते हैं अपना, ठीक है। तो दैट इज ग्रेजिंग लैंड, क्या बोलते हैं उसको, चरना ही बोलते हैं ना, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्चरल वेस्ट लैंड, ठीक है, तो उसमें ट्रीज है, ओके, तो उसको कल्चरल वेस्ट लैंड वो सब कह सकते हो। फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया, ठीक है। फैलो लैंड्स मतलब क्या होता है, फैलो लैंड क्या होता है पता है ना, जो सपोज कोई जमीन में बहुत फर्टिलाइजर यूज किया और 4-5 साल भरपूर उसमें खेती किया, अब उसको 1 साल ऐसा लैंड को छोड़ना पड़ेगा टू रिटेन, ताकि वो रिटेन कर सके जो भी उसका नरिशमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड।
इसके बारे में आगे देख लेंगे, फिलहाल देख लो यहाँ पर। सो 2000 या 1960-61 का एक रिपोर्ट है, और यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी लैंड का जो यूज कैटेगरी है वो 2014 से 2014-15 का है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, आप वहाँ पर ये देख समझ सकते हो कि अराउंड 45%, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है जो हमारा नेट सोन एरिया है एग्रीकल्चर वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ 46% था, जो कि अभी 45% के आसपास में है, जिसमें हम खेती करते हैं। ये टोटल लैंड एरिया समझ लो, ये पाई चार्ट, ठीक है। जो अगला बड़ा चार्ट है 23%, वो क्या है, इट इज फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड। तो यहाँ पर ये एक सेकेंड, दिस इज परमानेंट पास्चर ग्रासलैंड्स है यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, एक कलर का थोड़ा सा ये आ रहा है। दिस इज दी पास्चर एंड ग्रासलैंड है। तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर फॉरेस्ट, दिस इज योर फॉरेस्ट, यस, ये फॉरेस्ट वाला एरिया है। 23% फॉरेस्ट है, जो कि अगर हमारे एनवायरनमेंट को देखा जाए तो हमको 33% फॉरेस्ट चाहिए। वी हैव 23% फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है 5%, 8.7% क्या है देख लो भाई, 8.7% इज योर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में पहले कम था, अभी वो बढ़ चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली हम डेवलप कर रहे हैं, तो बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। और ये जो रेड वाला है क्या है, 5.5%, व्हाट इज इट, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो ये बैरन लैंड है जिसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखना, एक है करेंट फैलो लैंड और एक है फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो लैंड मतलब क्या होता है, जो इस साल, मतलब तुम मालूम है किसान हूं, मेरे पास है ना 20 खेत है, फॉर एग्जाम्पल 20 खेत है, मैंने अपने 20 खेत में अच्छी खेती की है, और ऐसा देख रहा हूं कि भाई मेरा जो 2 खेत है वो ना अब बहुत उपज नहीं दे पा रहा है, बिकॉज उसमें हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर एंड सब कुछ यूज किया है, जिससे उसकी सारी नरिशमेंट जो है खत्म हो चुकी है। उसको ह्यूमंस और वो सारी चीजें रिटेन करने के लिए उसको मेरे को 1 साल छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2020 से 2021 तक उसको छोड़ूंगा। तो अभी मैं जिस साल में, उस साल में अगर मैंने छोड़ा है तो दैट इज कॉल्ड करेंट फैलो लैंड। पर मेरा 2 जमीन ऐसा भी है जिसको मैंने 3-4 साल से छोड़ा है, ताकि वो बहुत ही खराब हो चुका था, उसको रिटेन कराना है मुझे ज्यादा, तो 3-4 साल से छोड़ा है। तो वो क्या होगा, फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड कौन सा है, जो 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा छोड़ा है, तुमने उसको यूज नहीं किया, तो दैट इज फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो लैंड, ठीक है। इसके बाद लैंड रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पर एक और बात याद रखना, लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली 93% ऑफ एरिया। तो इंडिया का अगर हम बात करें तो जो हमने भी ग्राफ भी देखा, सिर्फ 93% एरिया का हमको पता है, उसके अलावा जो उसके 7% एरिया का जो यूटिलाइजेशन है वो हमको, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। ऑफकोर्स हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास डेजर्ट है ना, हमारे पास प्लेट्यू है, प्लेन है, हमारे पास आइलैंड्स है, ठीक है, हमारे पास कोस्टल एरियाज है, मतलब दुनिया भर का हमारे फॉर्म्स है, मतलब दुनिया की सारी चीजें जो दिखेंगी तुमको दुनिया में, वो इंडिया में दिखेंगी, चाहे वो सबसे ज्यादा बारिश हो या बर्फ हो या डेजर्ट हो, हर चीज मिलेगी, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ इंडिया डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो बेसिकली लैंड यूज कहां पर, किस चीज में लैंड इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो उसके उधर के फिजिकल फीचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, और ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे बॉम्बे या दिल्ली के आसपास में क्या होगा भाई, वहां पे बिल्डिंग ही बनेंगी, वहां पे लोग सेटल होंगे, वहां पे ऑफिसेस बनेंगे, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन कहीं गांव की तरफ होगा तो वहां पर लैंड को किस काम में लगाया जाएगा, तो वहां पर ज्यादा वो खेती के काम में लगाया जाएगा, ठीक है, उस तरह के काम में लगाया जाएगा, राइट। अगला है land degradation. Human activities have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. ठीक है, तो हम डिग्रेड भी कर रहे हैं और बेसिकली हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई सीजनल चेंजेस आ रहे हैं जिससे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, उसकी दुनिया भर के जो साइड इफेक्ट है वो सारे कुछ हो रहे हैं, है ना। हम पूरे नेचर को ही हम गड़बड़ कर दे रहे हैं, बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, राइट। फिर माइनिंग साइट्स आर अबैंडन, ठीक है, तो मतलब जहां माइनिंग हो जाती है वहां पे क्या ही लैंड यूज में नहीं आ पाएगा, तो सब लैंड डिग्रेडेशन ही है। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन, ज्यादा चरवाही करा दिया तुमने, घास फूस पूरे ही तुम्हारे कैटल ने पूरे चर लिए, ठीक है, वो भी सही नहीं है, ओके। ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा तुमने पानी यूज करके लैंड पे इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी यूज करके तुमने खेती करा है,
दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि वो लैंड जो है वो सलाइन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, जो कि इरिगेशन के लिए, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है। इसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो ये सारे जो है लैंड को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री हो या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदगी होता है, जो भी कचरा है, वो सब चीजें हमारे लैंड को डिग्रेड कर रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट लैंड 2000 के ईयर 2000 के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो वाटर एरोडेड एरियाज है। ठीक है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज है, सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड है, और विंड एरोडेड एरियाज है। ठीक है, तो सॉइल एरोजन में आप जब देखोगे तो लैंड मतलब बेसिकली वाटर से एरोजन हुआ है या विंड से एरोजन हुआ है, वो सब कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई गई। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर एरोडेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। सो कंजर्वेशन ऑफ लैंड, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, एफॉरेस्टेशन प्लांट्स लगाना है ना, पेड़ लगाना, और ग्रेजिंग लैंड्स का भी ओवर ग्रेजिंग होने से बचाना, सही मैनेजमेंट कर। ऐसा नहीं कि वहां ग्रेजिंग करने से रोक देना, लेकिन सिस्टम से या हिसाब से ग्रेजिंग करने देना। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ओके, तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक खेत है या एक लैंड है, इसके आसपास में अगर मतलब पेड़ लगा दिए जाएंगे, इसके आसपास में अगर चारों तरफ से अगर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएंगे या प्लांटेशन कर दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हवा या पानी जो है वो यहाँ की मिट्टी को नहीं ले जा सकती या बाहर की मिट्टी को वहां पे फ्लो नहीं दे सकती। बेसिकली यहाँ पर ये जो लैंड है उसकी जो देखो सबसे ज्यादा फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, ठीक है, ईटा बनाना से लेके हर चीज। सो बेसिकली तुम्हारा टॉप लेयर बहुत ही कीमती है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि लैंड डिग्रेड ना हो। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जो डेजर्ट वाले एरियाज है वहां पर हवा जो है वो टेम्पररी पहाड़ बना देती है ना, पहाड़ या हिल बना देती है, टीला बना देती है ना, बालू का टीला। तो बेसिकली उस दिखा ना कई गानों में ऐसे शाहरुख चल के आ रहा है और जो भी है, तो वहां पर वो जो सैंड ड्यून्स है उसको भी अगर रोकना है एक जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर वो थॉर्नी बुशेस अगर क्रिएट कर दिए, वो ग्रो हो गए वहां पर, तो वो पेड़ों की तरह ही वो हवा को रोकेंगे, उसकी स्पीड को कम करेंगे, और जो मिट्टी है वो यहाँ वहां भागेगी नहीं और वो डिग्रेड नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ये सब चीजें अगर तुमने सही तरीके से करा तो क्या होगा, लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। देखो ये जो भी हम आंसर यहाँ बता रहे हैं ना, ये बहुत ही जनरल आंसर है, बहुत ही ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक अलग से कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचोगे तो यू कैन राइट द आंसर लॉजिकली। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देख लो कि भाई जो हमारा टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से, अगर हम वही सॉइल एज अ रिसोर्स देखने वाले हैं, तो टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से ठीक है, we have forest and mountainous soil, we have alluvial soil, we have red and yellow soil, we have black soil, we have laterite soil, we have arid soil। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज की सॉइल अपने पास है। और आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला है वो माउंटेनियस सॉइल है, तो ये पहाड़ों के जो हिमालय वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको मेजरली माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। ओके, देन कमिंग द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जो इंडिया का प्लेन एरिया फॉर्म इसको कैरी करता है। सो बेसिकली देखो अब यहाँ पर ये नॉर्दर्न प्लेन जो है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ द फर्टाइल सॉइल, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो कि है अलुवियल सॉइल। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एरिया अलुवियल सॉइल है। और भी कुछ एरियाज में यहाँ पर अलुवियल सॉइल देखे जा सकते हैं, जो ये पूरा अपना जो ईस्टर्न घाट है, दिस इज ऑल कंप्राइज ऑफ अलुवियल सॉइल। तो अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बात करूं तो अलुवियल सॉइल, ये जो फर्टाइल सॉइल आता कहां से, तो ये नदियां बहा के लाती हैं भाई। तो ये जो इंडस वैली है या जो इंडस वाला जो एरिया है, ये जो गंगा वाला जो प्लेन है और जो ब्रह्मपुत्र वाला जो प्लेन है, तो ये सब में नदी बहा के ला रही है और वो यहाँ पर सेटल करा रही है। यहाँ पर भी कहां से आ रहा है, तो यहाँ पर जो ईस्ट वर्ड्स फ्लोइंग जो नदियां हैं, महानदी हो गई,
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो यहाँ पे वो अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर दी है भाई, ठीक है। उसमें भी टाइप्स है, वो सब आगे देखेंगे अपन। रेड एंड येलो सॉइल, जस्ट इमेज को ना मैं आपको बार बार दिखाते रहूंगा, तो डोंट वरी। दिस इज द ब्लैक सॉइल, दिस इज द रेड येलो सॉइल, आप देख सकते हो। फिर ये जो है ये एरिड सॉइल है, ठीक है, जो डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसके अलावा जो ये छोटे छोटे एरियाज जो आप देख सकते हो, ये सब कौन सा है, दिस इज लेटराइट सॉइल, ठीक है। चलो देखते हैं। सो सबसे पहले अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, ये मेजरली दीज आर डिपॉजिटेड बाय इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, जैसे यहां पर देख सकते हो इंडस बेसिन, गंगा बेसिन और ये ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ 3 नदियां जो है वो ऊपर वाले नॉर्दर्न बेल्ट में, जो प्लेन रीजन में जो अलुवियल डिपोजिशन हुआ है वो यहाँ से हुआ है। वैसे ही साउथ में, साउथ की तरफ हम देखें, जो ईस्टर्न घाट है या ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे महानदी हो गई, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये इस वजह से यहाँ वाला जो अलुवियल सॉइल है वो सेट होता है। अलुवियल सॉइल का आप कलर देख सकते हो, थोड़ा सा देखो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर आप जैसे हम महाराष्ट्र में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली जो रेडिश टाइप का सॉइल दिखता है, पर हम गाँव जाते हैं तो बिहार की तरफ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ थोड़ा सा ग्रे टाइप का सॉइल दिखता है, ठीक है। सो दैट इज द अलुवियल सॉइल। बहुत ही फर्टाइल होता है, मतलब ऐसा लगेगा कि यार कमाल है, बहुत ही फ्लैट एरियाज और एकदम खेती ही खेती वहां पर दिख रही होती है। सो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अलुवियल सॉइल, दीज, ओके, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर अलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, जो हमने यहाँ पर नाम लिए नदी के, उसके सेटलमेंट्स में। ईस्टर्न कोस्टल एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट है। अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्लेई टाइप का, ठीक है, सैंड और सिल्ट का एक सही मिश्रण होता है। अलुवियल सॉइल आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो अगर वो पुराना वाला टाइप का है, जैसे मतलब पुराना चावल, नया चावल, तो वैसे यहाँ पर अलुवियल सॉइल का भी 2 टाइप्स है, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड को भंगार, ठीक है, ओल्ड इज कॉल्ड बंगर एंड द न्यू इज कॉल्ड खादर, ठीक है। तो जो बंगर है, जो ओल्ड सॉइल है, उसका ओल्ड अलुवियल है, उसका क्या है, सो दैट इज हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़, ठीक है। सुना, कंकड़ लग गया पैर में, कंकड़ तो बेसिकली वो थोड़े बड़े बड़े ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, टुकड़े होते हैं। तो कंकड़ अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर ज्यादा कंकड़ है तो उतना ज्यादा वो फर्टाइल नहीं माना जाएगा, वो उतना प्लांट्स के लिए मतलब एग्रीकल्चर सही नहीं माना जाएगा। सो इट इज लेस फर्टाइल, ठीक है। इसमें जो फाइन पार्टिकल्स है वो कम रहते हैं, वो कंकड़ पार्टिकल ज्यादा रहते हैं। किसमें, पुराने वाले में, भंगार, ये काम का नहीं है। जो नया वाला है उसको बोलते हैं खादर, जो न्यू अलुवियल है उसको बोलते हैं खादर। और ये कैसे बनता है, हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, कंकड़ नोड्यूल्स कम है, और ये जो है फर्टिलिटी की अच्छी खासी होती है। तो बेसिकली अगर खेती करनी है तो कौन सा हम चुनेंगे भाई, भंगार को नहीं चुनेंगे अपन, खादर को चुनेंगे, ठीक है। इसमें कंकड़ कम है, इसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा है, ओके। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, phosphoric acid and lime, which is ideal for the growth of sugarcane, याद रखना, sugarcane, paddy यानी rice, wheat and other cereal and pulse crops। तो बेसिकली सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, ठीक है, sugarcane, ये सब कहां पर होता है, इस जगह पे होता है। काफी फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज अलुवियल सॉइल, ठीक है। इसके बाद सो देख लो एक और बार, अलुवियल सॉइल ये पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तराखंड का थोड़ा सा एरिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिस असम का पार्ट, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज अलुवियल सॉइल। और यहाँ ईस्टर्न घाट जो है ये पूरा बना हुआ है अलुवियल सॉइल। बेस्ट फॉर राइस की खेती, देखो राइस यहाँ पर है ना, तो राइस की खेती, वीट की खेती, ये सब अलुवियल सॉइल में अच्छी खासी होती है, ओके। पंजाब, हरियाणा तो भाई एग्रीकल्चर में एक नंबर है। इसके बाद ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो वी हैव ब्लैक सॉइल, देखो दिखने में कैसा काला सॉइल दिख रहा है। सो ब्लैक सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड ऑब्वियसली ब्लैक इन कलर एंड आर नोन एज रेगर सॉइल भी बोलते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि भाई कॉटन की खेती के लिए ये बेस्ट सॉइल होता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल नाम देते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश याद रखो, सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू मतलब वही ऊपर की तरफ का डेक्कन प्लेट्यू का ऊपर का एरिया, महाराष्ट्र और ये एमपी वाला एरिया हो गया,
ठीक है, मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है। बेसिकली लावा फ्लो के, ब्लैक सॉइल क्यों है, पूरा जल के बना, लावा फ्लो की वजह से बना हुआ है। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, ठीक है। ज्यादा मतलब काम नहीं कर सकते अगर तुमने उस पर सही टाइम पे, उसमें जैसे थोड़ा सा पानी जब उस पर गया, पहली बारिश हुई तो उस पर हल चलाना जरूरी है, नहीं तो उस पर काम करना उसमें मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो खेती करनी है तो पहले उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम रेड एंड येलो। मैंने बताया महाराष्ट्र एमपी मेजर एरियाज हम देख लेंगे आगे नेक्स्ट मैप में। जस्ट सी अगेन, यहां पर देख सकते हो दिस इज द ब्लैक सॉइल वाला पार्ट, थोड़ा सा एरिया ऑफ दिस कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, लिटिल एरिया ऑफ दिस राजस्थान एंड गुजरात। सो मेजरली महाराष्ट्र एंड दिस एमपी, राइट। सो नेक्स्ट कमिंग टू रेड एंड येलो सॉइल। तो भाई एज द नेम सजेस्ट, भाई रेड सॉइल, रेड और येलो इनका कलर कब कब दिखता है वो भी देख लेंगे। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन दी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 रॉक की कैटेगरी है। इग्नियस जो है मेजरली लावा की वजह से ये बनता है। सो इग्नियस रॉक, सो बेसिकली डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन दी एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू के। तो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है, तो इट इज रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू का इस तरफ का हिस्सा इट इज व्हाट, ब्लैक सॉइल, और इस तरफ का हिस्सा साउथ एंड ईस्ट वाला हिस्सा ये कौन सा है, ये रेड एंड येलो सॉइल। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, सदर्न पार्ट्स एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द प्रिडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट जो अलुवियल सॉइल है, वेस्टर्न घाट कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल है। दिस सॉइल आर डेवलप्ड ऑन रेडिश कलर ड्यू टू डेवलप रेडिश कलर, क्यों लाल कलर क्यों आता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो यहां पर आयरन की डिफ्यूजन की वजह से ये रेड कलर हासिल करता है। येलो कब आता है, द मेटामॉर्फिक रॉक्स इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स एज हाइड्रेटेड फॉर्म। जब थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो येलोइश दिखेगा, नहीं तो ये क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। हम जहां पे रहते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ भी रेड मिट्टी दिख रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देख सकते हो ये थोड़ा सा इधर वाला पार्ट है, एक सेकंड देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग दी, है ना। तो ये हमारा बॉम्बे, ये जो गोवा, ये सब एरिया जो है ना, दिस इज हैविंग रेड कलर, इसलिए रेड दिखता है भाई। आगे देखिए, सो थोड़ा सा मैप अलग तरह से दिखाया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ जो लेटराइट सॉइल है, क्योंकि ज्यादा एरिया लेटराइट सॉइल का है नहीं, थोड़ा सा इधर ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेटराइट सॉइल का आप देख सकते हो, राइट। तो लेटराइट सॉइल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया वेयर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, ठीक है, जहां पर बारिश भी ज्यादा है और जहां पर गर्मी भी ज्यादा है, वहां पर नॉर्मली लेटराइट सॉइल डेवलप होता है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर का डोज पड़ा तो ये मस्त इस पे कल्टिवेशन किया जा सकता है। दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। आपने देखा होगा ऐसे कई मेरे ख्याल चेन्नई एक्सप्रेस में, ठीक है, तो वहां पर जो कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले एरिया में देखोगे तो चाय कॉफी का अच्छा बागान दिखा है। तो बेसिकली ये, ठीक है, दिस पार्ट या दिस सॉइल कैन बी यूज, अगर प्रॉपर इरिगेशन सही टेक्निक्स यूज की जाए तो अच्छी खासी चाय का बागान लगाया जा सकता है, चाय कॉफी। नेक्स्ट कमिंग जो लास्ट वाला अपन देख रहे हैं, एरिड सॉइल। एरिड यानी जो सूखा सॉइल है, सूखा है मतलब डेजर्ट वाला, जो एकदम ड्राई एरिड एरियाज बोलते हैं ना इसको, ठीक है। सो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर। तो इसको याद रखना, ये लाल से लेके ब्राउन कलर का दिख सकता है। यहाँ पर देख सकते हो डेजर्ट का नॉर्मली जो एक कलर है, ठीक है, तो आप देख सकते हो थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ठीक है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, ठीक है। सैंड टाइप का होता है, बालू जैसे होता है, वो मिट्टी उठा एकदम गिरे एकदम, ठीक है। और सलाइन नेचर, सॉल्टी होता है थोड़ा ये, और इसके लिए इरिगेशन मतलब इतना ज्यादा खेती के सूटेबल नहीं है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, इतना सॉल्ट है कि वहां पे वो पानी मिक्स किया हुआ जो अगर ये रहेगा, सॉइल रहेगा, तो उसको इवेपोरेशन करके उसमें से कॉमन सॉल्ट निकालते हैं, राइट। तो तुमने दांडी मार्च अगर आपको याद हो गांधी जी के टाइम का, तो कहाँ पे, जहां पे वो एरिड एरियाज है या जो कोस्टल एरियाज है वहां पे किए सकते हैं,
ठीक है, तो बेसिकली वही राजस्थान वाला एरिया आप यहाँ पे अज्यूम करो। सो द बॉटम लेयर ऑफ कंकर रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, नीचे इसमें कंकड़ ज्यादा होता है जिस वजह से पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, पानी जाने से रोकता है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता और ये एरिया और डेजर्ट बन जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, सही अगर इरिगेशन किया जाए तो इट बिकम्स कल्टिवेबल। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि राजस्थान जो है, वेस्टर्न राजस्थान में काफी अच्छा खासा इरिगेशन करके और बहुत अच्छी खासी खेती की जा रही है। तो सही जो कैनल सिस्टम, अगर नहर का सही सिस्टम लगाया जाए तो काफी अच्छा यहाँ पर एरिड सॉइल में भी काफी अच्छा खेती किया जा सकता है। ये सॉइल वाला पार्ट खत्म हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो सॉइल एरोजन क्या होता है भाई? खेती करनी है तो हम चाहते हैं कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है ना वो रहे, वो बरकरार रहे, उसको निकाल के फेंकना नहीं, उसको यहां से एरोड करके कहीं लेके नहीं जाना है। तो अगर वो सॉइल हट गया, चाहे पानी की वजह से, चाहे हवा की वजह से, चाहे किसी और रीजन से, तो उसको सॉइल एरोजन बोलेंगे एंड वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो फिलहाल देखो, डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड एरोजन। सॉइल का जो ऊपर का लेयर है वो हट जाना, उसका निकल जाना और यहां से हट जाना, वॉश डाउन हो जाना, इसको हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इससे सॉइल एरोजन काफी ज्यादा हो रहा है। अगर देखो यहां पर बोला डिफॉरेस्टेशन, तुम बोलोगे सर पेड़ पौधे कैसे सॉइल एरोजन को बचा सकते हैं? तो पेड़ पौधे ना, उनका जड़ होता है जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, ये तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक है। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा? तो बेसिकली वो एरोड होंगे, ठीक है। तो चाहे डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग भी ज्यादा होगी तो घास फूस भी तो पकड़ ही रहता है ना। सो ओवर ग्रेजिंग विल ऑल्सो लीड टू सॉइल एरोजन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल एरोड होते हैं, है ना। तुम तो पूरा वो नहीं कि ईंटा, ऊपर के लेयर से ईंटा वो ब्रिक्स बनते तो उसके लिए ले जा रहे हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज के सॉइल एरोड हो रहे हैं। Natural forces like wind, water, glacier and water leads to soil erosion. Okay, running water cuts through the clay soil and form gullies. यहाँ पर देख सकते हो, देखो पानी ने पूरा सा यहाँ पर ये गली बना दिया है। इनफैक्ट सॉइल एरोजन दो टाइप का होता है, एक होता है गली एरोजन, एक होता है शीट एरोजन। गली एरोजन में वो पूरा का पूरा ऐसा गली बन गया। शीट एरोजन में पूरा का पूरा ऊपर का लेयर पानी जो है सतह पे बह के और पूरे ऊपर के लेयर को ही बड़े एरिया में हटा दे रहा है ना, बड़ी सी चादर को ही हटा दे रहा है। शीट एरोजन नॉर्मली ज्यादा जो है वो गली एरोजन होता है, उसमें ऐसे ही करके और पानी बहेगा और ज्यादा वो गली बड़ी होती जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से सॉइल एरोजन हो रहा है। ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, सही फार्मिंग मेथड, प्लोइंग मेथड नहीं यूज किया गया तो भी सॉइल एरोजन होता है, ठीक है। तो सही मेथड क्या है भाई? देख लो यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन का तरीका देख लो। प्लोइंग एज काउंटर लाइन्स अलॉन्ग काउंटर लाइन्स इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मान लो ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ पे ऐसे प्लोइंग की जा रही है, मतलब वो हल ऐसे चलाया जा रहा है, क्रॉप्स इस लाइन में लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? इसको काउंटर लाइन बोलते हैं वैसे। तो इस लाइन में अगर तुम ऐसे वो अब खेत करते हैं तो प्लोइंग करते तो क्या होता है, थोड़ा सा डरेरी बनता है, फिर ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाते हैं ऐसे। तो ये अगर ऐसे स्लोप पे बनेगा तो क्या होगा? तो बेसिकली जो है, जो ऊपर की मिट्टी है वो धुल के नीचे हट नहीं जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कब किया जाता है? जो थोड़ा स्लोपी एरियाज है तो वहां पर मिट्टी बह के निकल ना जाए, एरोजन ना हो, इसके लिए ऐसे काउंटर प्लोइंग की जाती है, काउंटर फार्मिंग की जाती है, ठीक है। कॉन्टोर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका है, जो बहुत ही ज्यादा स्टीप माउंटेन्स होते हैं, जो ऐसा वाला एकदम माउंटेनियस एरिया, ये बहुत बड़ा वाला स्लोप है, तो उसमें क्या करेंगे? तो उसमें टेरेस फार्मिंग की जाती है। ये तुमने देखा होगा, ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर मशीनरीज यूज करके ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं। तो अगर मान लो ऐसे स्टेप्स बना दिए गए तो क्या होगा? इन स्टेप्स पे खेती की जा सकती है और काफी हद तक सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है, ठीक है। ज्यादा सॉइल बह के निकल नहीं जाएगा। सो काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, इसके अलावा स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स, और उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो क्रॉप्स के बीच में घास उगाए जाते हैं। तो जैसे मान लो ये क्रॉप्स है, ये घास उगाए गए हैं ताकि मिट्टी को रोका जा सके, उसको बहने ना दिया जाए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट?
दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक कि इसको मैंने ज्यादा टाइम लिया, इट्स ओके। इस चैप्टर के लिए मैंने थोड़ा टाइम लेना था और लिया है। सो आप लोग बताना नीचे कमेंट करके कि अगला चैप्टर अब इससे कम आए या फिर इससे ज्यादा, मतलब लेंथ सही थी, स्पीड सही था रिवीजन के हिसाब से, और बाकी कुछ और भी टिप्पणियां हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट।